हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन्स। एमएसजी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस सिलेबस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द सिलेबस ऑफ साइंस फॉर क्लास 9th। So what we have to cover in science for class 9th, let's see। तो बेटा जो क्लास 9th का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। आप प्रीवियस क्लास में आपने देख लिया होगा, सीख लिया होगा कि जो पूरी साइंस का सिलेबस है वो साइंस की 3 ब्रांचेस बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है बेटा, ओके। तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यही चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 9th। ओके, सो चैप्टर नंबर 1, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ साइंस में कभी भी आता है, फटाफट से सेल का नाम हमारे माइंड में आता है। तो सेल के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल्यूलर मैजिक, कंपेयरिंग सेल, और सेल डिवीज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ये बेटा सेल डिवीज़न के टाइप होते हैं और सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सेल के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है बेटा, और ये किस रिलेटेड है, बायोलॉजी से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं और बहुत सारी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, तो बहुत सारी सेल्स हैं, ये इतनी सारी सेल्स हैं, ये बनाती हैं टिश्यू। ओके, ये टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स। ओके, जैसे हम बात करें हमारे अपने फिंगर की बात करते हैं बेटा, फिंगर की बात करते हैं। फिंगर में बहुत सारे हैं टिश्यू और फिंगर के टिश्यू में बहुत सारी हैं सेल्स। तो समझ आ गया होगा टिश्यू किसको बोलते हैं। तो बेटा टिश्यू किसे बोलते हैं वो बात करेंगे। टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप से ये टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो आपकी मसल्स में रोल प्ले करते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और जो नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो बेटा ये तो हुआ हमारी ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़। इसी तरह सेम होते हैं प्लांट टिश्यू। जैसे हम भी ह्यूमन बीइंग में भी लाइफ होती है, एनिमल्स में भी लाइफ होती है और प्लांट्स में भी लाइफ होती है। तो बेटा टिश्यू ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा इसमें आपको टिश्यू के बारे में। तो बेटा हमें जानना चाहिए कि हमारे ऑर्गन्स कैसे बने। ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से और टिश्यूज़ बने हैं सेल्स से। तो सेल्स के बारे में जब जान जाओगे तो सेल बहुत सारी सेल को मिला के बनता है टिश्यू, तो टिश्यू के बारे में भी जान जाओगे आप। ठीक है बेटा, सो चैप्टर नंबर 2 में टिश्यू के बारे में बताया गया। नेक्स्ट डाइवर्सिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ पे, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब लॉयन अलग है, गोट थोड़ी सी डिफरेंट है, टाइगर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो एलिफेंट तो सभी से डिफरेंट है। तो बेटा कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी को डाइवर्सिटी कहा गया है। तो कुछ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उसी के बेस पे ये चैप्टर है, उसमें क्या स्टडी करेंगे हम, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एनिमल को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। और बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किंगडम है एनिमल किंगडम है उसको 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, उसी को बोला गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, उसी को बोला गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया गया है।
तो सिंपली यहाँ पे जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बेस पे इस पे बात ये होगी, पहला होगा एनिमल का क्लासिफिकेशन, उसके बाद लिविंग बीइंग का, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किंगडम बताए जाएंगे आपको कौन कौन से 5 किंगडम है, फिर प्लांट क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर 3 इसमें कवर हो जाएगा ये सब। चैप्टर नंबर 4, वाई डू वी फॉल इल। बेटा इल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ILL। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बेटा बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि हमें कोरोना आ जाता है और कोरोना बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है। तो सिर्फ कोरोना से ही नहीं है, बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जिनसे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे हम, और वो डिसीज़ कौन कौन सी हैं और डिसीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण है उनके, वो डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि डिसीज़ एंड इट्स कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, और हमारी हेल्थ का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले करती है हमारी अच्छी हेल्थ हमारी लाइफ में। बेटा हमारी अच्छी हेल्थ होगी तो हमारा अच्छा माइंड होगा, हमारा अच्छा माइंड होगा तो हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो पापा मम्मी खुश होंगे, पापा मम्मी खुश होंगे तो सीधी सी बात है वो आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट ला के देंगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, कैरियर ब्राइट होगा। तो बेटा हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वो बाकी हम डिटेल में 4.2 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज़। बेटा डिसीज़ जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कुछ तो इन्फेक्शियस होती हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। जैसे कोरोना के बारे में बात करें तो बेटा ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो इस टाइप की डिसीज़ को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। तो बेटा डिसीज़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, ये क्यों होती हैं, व्हाट आर द कॉजेज, और इनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इनको प्रिवेंट कैसे करोगे। ओके, यू शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज। ओके, तो सिंपली इस चैप्टर में आपको एक छोटा सा डॉक्टर बना दिया जाएगा जो कि डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसको उनके कॉजेज़ के बारे में पता होना चाहिए, और इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और डिसीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा नेचुरल रिसोर्सेज आप 6, 7, 8 में पढ़ते आ रहे हो, वही चीज़ें 9th में आ गई हैं। सो नेचुरल रिसोर्सेज में बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो एक इफेक्ट है वहाँ पे जो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बेटा, कुछ गैसेज हैं जो कंटिन्यू अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज किए जा रही है, उसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से, सॉइल, तो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, 6 में भी पढ़ा, 7 में भी, 8 में भी पढ़ा, 9th में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, ठीक है, ऑक्सीजन इज अवर लाइफ, सिंपल। सो वाटर, अ वंडर लिक्विड। वाटर इज ए वंडर लिक्विड क्योंकि बेटा वाटर, विदाउट वाटर वी आर नथिंग, ठीक है, नो वाटर नो ह्यूमन, नो लाइफ, सिंपली। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उसमें हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बेटा जो फूड रिसोर्सेज, अलग अलग तरह से फूड रिसोर्सेज होते हैं पर्टिकुलर लिविंग बींग्स के लिए। कुछ फूड रिसोर्सेज कुछ तो होते हैं प्योर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन वो क्या खाते हैं बेटा, वो तो वेजिटेशन खाएंगे, सिंपल वेजिटेबल्स वगैरह। ओके, वेजिटेबल्स। ओके, तो फूड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फूड रिसोर्सेज बात की जाएगी कैटल फार्मिंग की। कैटल फार्मिंग, बेटा कैटल फार्मिंग का मतलब जो कुछ एनिमल्स, कुछ अपने घर पे एनिमल्स पालते हैं और उनसे एनिमल्स पालते हैं, उनसे दूध भी मिलता है, उनको मिल्क मिलता है, जैसे या फिर शीप होती है, शीप से क्या मिलती है बेटा, वूल मिलती है। तो हमारे ये एनिमल्स बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। और कुछ कैटल्स ऐसे होते हैं जिनसे फार्मिंग की जाती है, जैसे आपको पता होगा पुराने टाइम में ऑक्स से फार्मिंग करते थे। ओके, ऑक्स से फार्मिंग करते थे, तो कैटल फार्मिंग का टॉपिक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन। बेटा क्रॉप प्रोडक्शन आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से प्रोडक्शन होगा और उसको कैसे मैनेज करेंगे। जब अब प्रोडक्शन तो कर लिया, क्रॉप थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन बेटा उसको डिसीज़ लग सकती हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स उसको ख़राब कर सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो क्रॉप को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन में, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। बेटा फिशरी, आपको नहीं सुना होगा, बहुत सारी जगह मछलियों को पाला जाता है, तो बच्चे मछली को बोलते हैं फिश, इसी को बोलते हैं फिशरी।
ठीक है बेटा, फिशरी के बारे में पढ़ेंगे कि मछलियों का पालन कैसे होता है, फिशेस को कैसे अपब्रिंगिंग करते हैं, कैसे बड़ा करते हैं, किस तरह से उनका ट्रेड वगैरह होता है। इसी तरह से बच्चा आपने हिंदी में सुना होगा एपीकल्चर, एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। तो मधुमक्खियाँ किस तरह से पाली जाती हैं, उनसे फिर शहद निकाला जाता है, उस शहद को मार्केट में बेचा जाता है जिससे हमें पैसा आता है, और पैसे से हम बुक खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं। तो बेटा सिंपल एपीकल्चर, ये सब क्या है, इनसे हमें, ये क्या है, एक ट्रेड का एक मीडियम है, एपीकल्चर है, फिशरी है। तो मधुमक्खी कोई ऐसे ही नहीं पालेगा फ्री में, शहद चाहिए इसलिए मधुमक्खी पालेगा, उसी एपीकल्चर को बोलते हैं मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को पालन करना, उनकी अपब्रिंगिंग करना। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, अब बेटा क्रॉप जो है, क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, लेकिन कुछ इस तरह के मेथड्स हैं, कुछ इस तरह के फर्टिलाइजर्स हैं जिनसे हम क्रॉप की यील्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात होगी 6.5 में, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। और नेक्स्ट पोल्ट्री फार्मिंग। बेटा पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है जो आपकी छोटी छोटी हैंस होती हैं जो अंडे देती हैं, एग्स देती हैं, तो उनको पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है, पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फार्मिंग उसको कहा जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में कैटल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, फिशरी के बारे में बात करेंगे, एपीकल्चर के बारे में बात करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, क्रॉप को कैसे प्रोडक्शन करना है, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्शन करना है, और क्रॉप की यील्ड्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है, किस तरह से इंक्रीज करना है। ठीक है बेटा, तो ये टोटल 6 चैप्टर थे बायोलॉजी से। अब आ जाते हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में। बेटा चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कुछ मैटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे चैप्टर 1 में। तो बेटा इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है, पता है आपको, ये वाटर है, ठीक है बेटा, ये वाटर है, ये सन है, तो सनलाइट में ये बहुत ज़्यादा धूप होगी तो ये वाटर इवेपोरेशन होगा। तो ये इवेपोरेशन क्या होता है, सनलाइट में वाटर बूंद बूंद करके ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और बादलों में जम जाता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैटर एंड इंटरेक्शन, मैटर होता क्या है इसके बारे में सीखेंगे कि मैटर होता क्या है, और मैटर की कितनी स्टेट होती हैं और देयर इंटर कन्वर्जन। मैटर की कितनी स्टेट होती है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटर कन्वर्जन, मतलब मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं नॉर्मली, पता है आपको, सॉलिड, गैस, लिक्विड। और सॉलिड को गैस में कैसे चेंज करेंगे, गैस को सॉलिड में कैसे करेंगे, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होगा, लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होगा, वो इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे इसमें चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेटा वो पूछ रहा है कि हमारे जो आसपास मैटर हैं वो सारे के सारे प्योर हैं क्या, वो जो मैटर है हमारे पास वो प्योर है या अनप्योर है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं है, तो बेटा वो देखना है हमें। तो चैप्टर इस पे बेस्ड है, तो बेटा कुछ इसमें बताया जाएगा कि वो मैटर प्योर हैं या इम्प्योर हैं। अगर प्योर हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, और इम्प्योर हैं तो उसकी क्या, कैसे पता लगाएंगे कि वो इम्प्योर है, और अगर कोई इम्प्योर होगा तो उसको प्योर कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। वो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, उन ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है बेटा। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ इम्प्योर मैटर, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये सब बेटा मैटर के पार्ट्स होते हैं, मैटर के कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो। और बेटा अगर हमारे पास 2 से 3 मिक्सचर एक साथ हमें मिक्स कर दिए हैं तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो बेटा वो सेपरेशन की जो मेथड है वो बताई जाएंगी इसमें, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में। सो चैप्टर नंबर 2 हैज़ बीन एंडेड राइट नाउ। नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा एटम्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एटम्स का, ये सब केमिस्ट्री की बातें चल रही हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेटा केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, एटम से एटम कंबाइन कैसे होता है, कौन सा लॉ है उसका, तो वो लॉ के बारे में बात करेंगे। फिर बेटा सबसे छोटे एटम्स होते हैं, एटम्स से बड़े बनते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में आ जाता है फिर मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री के। फिर चैप्टर नंबर 4 आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा एटम पे एक बहुत अच्छा चैप्टर होगा और ये आपका पीछा 12th तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे भी अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे
तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे स्ट्रक्चर है एटमिक, एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के मॉडल हैं एटम्स में, उन एटॉमिक्स मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। और वो पूछेंगे कि एटम्स में कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं क्या। चार्ज पार्टिकल मतलब कुछ पार्ट ऐसे होते हैं क्या जिन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कुछ ऐसे होते हैं क्या एटम्स के पार्ट जिन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो वो चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। और बेटा ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही स्पेशल टर्म्स हैं, बस इनको एक बार समझना होता है, हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, सो बेटा ये था केमिस्ट्री से रिलेटेड, और केमिस्ट्री में आपके हैं चैप्टर 4। सो अब आते हैं फिजिक्स में। बेटा फिजिक्स में पहला चैप्टर आएगा मोशन। सो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे कि मोशन होता क्या है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से मोशन दिखाया जाएगा आपको इक्वेशन के थ्रू, कि मोशन का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन को कैसे मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है बेटा, स्पीड मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी क्या होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर का मतलब जो सर्कल में मोशन होगा उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 बेस्ड है मोशन पे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 फोर्स, यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लो है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स से रिलेटेड 3 लॉज हैं जो कि न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स, पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है फिजिक्स का फादर कौन है, न्यूटन। ओके, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, टोटल 3 लॉज दिए थे न्यूटन ने, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो बेटा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिजिक्स का फादर न्यूटन, ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का फादर लेवोजियो, लेवोजियोर, ठीक है, लेवोजियर या लेवोजियो बोलते हैं। और बायोलॉजी का फादर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक है बेटा, एरिस्टोटल। नेक्स्ट आते हैं आर्किमिडीज ग्रेविटेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में बात होगी। ग्रेविटेशन क्या होता है, उसी में आएगा एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा आपने ये कभी सोचा है कि जब हम कोई चीज़ पानी पे रख देते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर, पानी में तैरती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि फ्लोट करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न मिलेगा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। फिर बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशन क्या होता है। फिर बात करेंगे मास की और वेट की, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये बात करेंगे। बेटा फोर्स पढ़ चुके हो, फोर्स पहले यूनिट में। तो थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में फिजिक्स के। चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। बेटा वर्क एंड एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी होगी तो ही वर्क कर पाओगे ना। अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर आप तो बेड से भी खड़े नहीं हो पाओगे। तो बेटा एनर्जी होगी तो ही वर्क कर पाओगे ना। क्लियर, ठीक है बेटा, सिंपल। तो यहाँ पे एनर्जी और वर्क के बारे में बात करेंगे। तो बेटा एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है, हम यहाँ पे सिंपल एक रिस्ट्रिक्टेड वे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बेटा अभी मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर नंबर 2 में देखो, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह से एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्क, तो एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, फिर वर्क के बारे में पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, फिर पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होती है। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 साउंड। 8th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो साउंड क्या होता है। साउंड नहीं होता तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा पाती। ठीक है बेटा, तो साउंड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज वेल एज इट्स यूनिवर्स, इट्स अर्थ। ठीक है, कहीं तक भी मैच कर सकते हो। तो बेटा साउंड क्या होता है, साउंड जो है वेव्स के रूप में चलता है। ठीक है बेटा, वेव्स के रूप में चलता है साउंड। तो उन साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं। बेटा साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जैसे मेरी बॉडी के अंदर से साउंड आ रहा है, तो मेरा जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे थ्रोट के पार्ट से। ठीक है बेटा, वोकल कॉर्ड है, वहाँ से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोपोगेशन कौन कर रहा है, साउंड का ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, जो मेरे पास माइक है
वो इस साउंड को प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट का मतलब स्प्रेड। इस साउंड को कौन ट्रांसफर कर रहा है, कौन प्रोपोगेट कर रहा है, वो कर रहा है माइक। तो बेटा यहाँ पे साउंड रेंज ऑफ हियरिंग, बेटा हमारी सुनने की रेंज क्या होती है, सुनने की रेंज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो ह्यूमन ईयर है उसकी सुनने की रेंज होती है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पक्का आता है एग्जाम में, ठीक है बेटा। हमारी रेंज ऑफ हियरिंग क्या है, 20 टू 20,000 हर्ट्स। तो बेटा रेंज ऑफ हियरिंग होती है। और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है अबाउट 20,000 हर्ट्स, अबाउट 20,000 हर्ट्स, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा साउंड हो जिसको हम सुन ही नहीं सकते हैं। तो बेटा हम जो सुन सकते हैं बस 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच में सुन सकते हैं, ना 20 हर्ट्स से कम सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा सुन सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, और ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन ईयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि बेटा अगर ईयर नहीं होते तो साउंड भी नहीं होता, साउंड तो होता बट हमें ईयर के थ्रू ही साउंड रिसीव होता है। तो अगर हमारे ईयर नहीं होते तो हमें साउंड सुनाई नहीं देता। जैसे कि डेफ लोग होते हैं तो उनका ईयर अच्छे से वर्क नहीं करता है तो उनको साउंड सुनाई नहीं देता। तो ह्यूमन ईयर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ईयर कैसे होता है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, और क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ह्यूमन ईयर के बारे में, ठीक है बेटा। सो इट वॉज योर सिलेबस ऑफ साइंस, दैट इज बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो हमने डिटेल स्टडी कर ली इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे अच्छे से, और उसको आप सीरियसली, कंसिस्टेंटली, अटेंटिवली आप उसको अटेंड करना। डेफिनेटली जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे ही फॉलो करना, तो आप अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है बेटा। ये मैटर नहीं करता आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, वो सब टेंशन को दूर करो। डोंट वेरी, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग, बस अच्छे से क्लास अटेंड करना, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में बात। तो बेटा सोशल साइंस में जो है आपका, जो 9th क्लास में कवर होगा सोशल साइंस का सिलेबस, वो 4 बुक्स हैं आपके सोशल साइंस के सिलेबस में, और छोटा छोटा सिलेबस है सोशल साइंस का पर्टिकुलर बुक के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो आपका एक सिलेबस आएगा हिस्ट्री के रूप में, बेटा आपने 6th, 7th, 8th में पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अभी आप इसमें पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या पढ़ोगे आप 9th में, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप बेटा फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बेटा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बहुत डिटेल स्टडी कराई जाएगी कि कब हुआ, लेट 18th सेंचुरी में हुआ, और क्या रहा, उसके जो मेन एक्टिविस्ट थे वो कौन कौन थे, किस तरह से हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टार्ट कैसे हुआ, क्या होता था उससे पहले, उसके बाद क्या हुआ। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा। सेकेंड बेटा कुछ रिवॉल्यूशन यूरोप में हुए, कुछ रिवॉल्यूशन यूरोप में हुए, और सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा इसमें, और कुछ यूरोप के अंदर ही रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बेटा रशिया जो है वो यूरोप में है, ठीक है, ओके। हालांकि पहले रशिया का कुछ पार्ट एशिया में है और यूरोप में है, लेकिन मेनली इसको यूरोप में काउंट किया जाता है, ठीक है, यूरोप में कंसिडर किया जाता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल बेटा यूरोप को यूएसएसआर बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो इसकी रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, और हिटलर कहाँ से बिलोंग करता था, जर्मनी से बिलोंग करता था। तो बेटा हम यहाँ पे जर्मन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हिटलर आया जर्मनी में, उसके पास कैसे पावर आई, ये नाजी वर्ल्ड व्यू क्या है, यूथ इन नाजी जर्मनी क्या होगा, और जो जर्मन रिवॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो टोटल 3 यूनिट्स होंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो क्लास 9th में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है बेटा। इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो क्लास 6 to 8, क्लास 9th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं ज्योग्राफी। बेटा ज्योग्राफी आपने 6th, 7th, 8th में पढ़ी है, आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है, सॉइल पढ़ी है, क्लाइमेट पढ़ा है, वो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है। लेकिन अब जो क्लास 9th में पढ़ोगे आप, वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे। सब कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा, सब कुछ इंडिया से रिलेटेड होगा। फर्स्ट यूनिट में आप इंडिया की साइज, लोकेशन देखोगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे, इंडिया के पड़ोसी जो देश हैं, नेबर्स कंट्री हैं, उनके बारे में पढ़ोगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स कैसे हैं, किस कंट्री का बॉर्डर लगा हुआ है, किस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, ये पढ़ोगे, उसका एरिया कितना है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है बेटा। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ऐसा समझ लो कि रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे कि गंगा रिवर है, वो मैप पे देखोगे आप, गंगा रिवर यहाँ से निकलती है गौमुख से और
बे ऑफ बंगाल में वहाँ पे गिरती है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, यमुना, ये सब रिवर जो इंडिया की रिवर है मेनली, वो सब आपको इस बारे में अच्छे से नॉलेज दिया जाएगा इस यूनिट में। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बेटा क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, और कोई ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिया का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इंडिया का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो फिर मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून आपको पता है जून से शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी मानसून शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी अच्छे से बारिश नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे क्लाइमेट में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बेटा रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे इसको मेज़र किया जाता है। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया में बहुत कम बारिश होती है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे और मानसून के बारे में स्पेशल स्टडी करेंगे यहाँ पे कि मानसून, वाई मानसून इज मैंडेटरी फॉर इंडिया, ओके, फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ओके। सो एंड नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेटा इसको आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। कुछ फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे बेटा प्योर वेजिटेशन का मतलब जिसमें कोई पॉइजन ना हो, लेकिन आज हम प्रॉपर पॉइजन का यूज़ कर रहे हैं अपनी क्रॉप के प्रोडक्शन में, वेजिटेशन के प्रोडक्शन में, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। आपको पता है कि उसमें मतलब खाद यूज़ किया जाता है, यूरिया यूज़ किया जाता है, जो कि एक पॉइजन है। और तो और जब सब्जी को हार्वेस्ट करते हैं वेजिटेबल्स को, तो बेटा उस पर भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्टिंग कर रहे हैं हमारी वेजिटेबल्स को, वेजिटेशन को। तो वो फैक्टर्स के बारे में बात की जाएगी। और वेजिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया जाएगा। बेटा वाइल्ड लाइफ में हम कुछ एनिमल्स के बारे में देखेंगे, कुछ वाइल्ड लाइफ में कुछ वाइल्ड ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे, और उनके कंजर्वेशन के बारे में बात की जाएगी। क्योंकि बेटा वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको बिल्कुल सेफ रखना, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, चाहे वो वाइल्ड ट्रीज़ हों, कुछ भी हों। और स्पीशीज़ प्लांट्स की भी हो सकती हैं, स्पीशीज़ एनिमल्स की भी हो सकती हैं, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। तो उनका हमें कंजर्वेशन करना होता है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप 6, 7, 8 से पढ़ते जा रहे हो, उसी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। बेटा हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसा है, हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी होता क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर क्या होते हैं डेमोक्रेसी के, ये डेमोक्रेसी क्यों है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है बेटा। और पूरा डेमोक्रेसी को पूरा अच्छे से मीनिंग आपको यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग जानने के लिए मिलेगा कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा पॉलिटिकल साइंस इज बेस्ड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों नीड है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से मेकिंग हुई उस कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है जो हमारे लिए स्टडी करना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बेटा जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम सोसाइटी के बारे में भी जानेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं जानेंगे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में पॉलिटिकल साइंस के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है बेटा जो इलेक्शंस होते हैं, अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आप 18 ईयर्स के नहीं हुए हो, तो अभी आप वोट नहीं कर पाओगे। अभी लेकिन आपको पता होता है कि इलेक्शंस होते हैं और इस टाइप के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कभी पार्लियामेंट में इलेक्शंस होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के, इस तरह से इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। कभी लेजिस्लेटिव के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं। बट इलेक्शंस होते क्यों हैं, वाई इलेक्शंस, यहाँ पता चलेगा कि इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों है। और बेटा हमारा जो सिस्टम है इलेक्शंस का वो किस तरह का सिस्टम है, जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं किस टाइप से सिस्टम होते हैं, और इलेक्शंस में ऐसा क्या है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाता है, ठीक है बेटा। ऐसा स्पेशल क्या है इलेक्शंस में जो कि इंडिया को डेमोक्रेटिक के वे में डिफाइन करता है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो बेटा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, तो वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। जैसे पार्लियामेंट हुआ, ओके, पार्लियामेंट हुआ, ओके, लोकसभा हुई, राज्यसभा हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली हुई। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनकी वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। कुछ जो मेजर इंस्टीट्यूशन होंगे उनके बारे में, तो पार्लियामेंट के बारे में, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब कोर्ट, जज से पहचान लो जुडिशरी,
तो बेटा जुडिशरी का मतलब होता है सारा कुछ, कोर्ट का सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे, कोर्ट कितने टाइप का होता है और कोर्ट से हमें क्या क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है, हमें कौन कौन से राइट्स मिले हैं जो कोर्ट्स ने दिए हैं। तो बेटा ये सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 9th में। नेक्स्ट इज बेटा एक सब्जेक्ट्स पढ़ाया गया है, एक नया सब्जेक्ट आया है क्लास 9th में आपके लिए, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता है बेटा इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थशास्त्र अगर हम हिंदी में बोलें तो बेटा इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री में जो जितना भी मनी है, जितना भी मनी फ्लो है, जितना भी मनी है उसका मैनेजमेंट, उसी को ही इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इकोनॉमी से वर्ड आया, इकोनॉमी का मतलब मनी से होता है, सीधा सीधा मनी का मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। डिटेल स्टडी हम लेक्चर में करेंगे। चैप्टर 1 में आपको एक विलेज की स्टोरी बताई जाएगी जिससे आप धीरे धीरे थोड़ा सा इकोनॉमी को समझ पाओगे, इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो उसमें सिखाया जाएगा आपको, ओवरव्यू दिया जाएगा कि प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, और एक विलेज है पालमपुर, उसका एग्जाम्पल देके उसमें सिखाया जाएगा कि किस तरह से फार्मिंग होती है और फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, कोई भी चीज़ शुरू करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, मनी की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर 1 में बताई जाएंगी। कुछ एक्टिविटीज़ फार्मिंग से रिलेटेड होंगी लेकिन कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फिशरी होती है। ठीक है, आप क्लास 8 में भी पढ़ के आए, फिशरी होती है, एपीकल्चर होता है। ठीक है बेटा, एपीकल्चर होता है, ओके, एपीकल्चर होता है, पोल्ट्री होता है, तो ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्सेज। बेटा पीपल भी रिसोर्सेज के जैसे काम करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब अगर पीपल एजुकेटेड हैं तो वो कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब वो एजुकेटेड है तो आगे जाके वो अच्छे से पैसे अर्न करेंगे जिससे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप होगी। तो बेटा वो एक बहुत अच्छे रिसोर्सेज के वे में माने जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं एजुकेट होंगे तो वो इकोनॉमी पे क्या होंगे, बर्डन होंगे। तो सिंपली वो क्या करेंगे, इकोनॉमी को डिक्लाइन करेंगे। तो बेटा पीपल भी एक एज ए रिसोर्सेज काम करते हैं, वो किस तरह से काम करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। वो चैप्टर नंबर 2 में ही बात आ जाएगी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो बहुत है इंडिया में, पर क्वालिटी कितनी है उस पॉपुलेशन की वो हम बात करेंगे इस चैप्टर में। और अनएम्प्लॉयड, बेटा अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि सभी के पास जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स की बहुत कमी है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या रीजंस हैं, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, बेटा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि लोगों को तो खाना नहीं मिलता टाइम का, और तो क्या मिलेगा। तो उसी से जो चीज़ें आती हैं बेटा वो पॉवर्टी से रिलेटेड होती हैं, मतलब कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो बेटा पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। पॉवर्टी एज ए चैलेंज, हमारे इंडिया के लिए पॉवर्टी एक चैलेंज है। आज भी बहुत लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूखे रहना पड़ता है उनको, जो कि गरीब हैं। ठीक है बेटा, सो ये डिफाइन कैसे किया जाता है कि कोई पुअर पीपल है या कोई पुअर है या कोई रिच है, तो उसके बारे में देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो 2 टाइपिकल क्लासेस ऑफ पॉवर्टी एज सीन ए सोशल साइंटिस्ट। ठीक है बेटा, पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है कि पॉवर्टी कितनी है, और कुछ इस तरह के वल्नरेबल ग्रुप इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ होती हैं जो कि पॉवर्टी को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है बेटा, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो देखेंगे कि ग्लोबल, अभी तो हम इंडियन की बात कर रहे हैं लेकिन फिर हम ग्लोबल पॉवर्टी देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के बेसिस पे पॉवर्टी का क्या सीन है। ठीक है बेटा, तो वो उस सिनेरियो में हम वो देखेंगे। पॉवर्टी के क्या कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में पढ़ेंगे। एंटी पॉवर्टी मेजर, अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, अबॉलिश करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। जैसा कि मोदी जी लगे रहते हैं, गरीबी मिटाओ ऐसा करके नारे लगाए जाते हैं। तो वो नारा जो है वो गरीबी कब मिटेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। और कुछ जो चैलेंजेस आएंगे पॉवर्टी को अबॉलिश करने में, इरेडिकेट करने में, तो वो चैलेंजेस क्या आएंगे और उस चैलेंज को हम कैसे फेस करेंगे, वो सब हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल से पॉवर्टी का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है बेटा, सो इट वॉज योर सिलेबस ऑफ सोशल साइंस फॉर क्लास 9th। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसी हमारी जर्नी होगी। सो बी रेडी फॉर योर लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर ऑफ साइंस। सो be ready for tomorrow's lecture. So it's enough for today's lecture. I hope you have got my point, what I have told you.
ठीक है बेटा, तो अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए, तब सिलेबस पता होगा तो आपको पता होगा कि हमें किस तरह से अपनी जर्नी को लेके जाना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो जो सिलेबस में है वही पढ़ने वाले हैं और उसी पे ग्रिप बनाएंगे ताकि हमारा अच्छे से एक अच्छा स्कोर बने। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे। गुड बाय।